नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के मैट्रिसेज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के अवयव के कैसे निकाला जाता है और आव्यूह के 4 प्रकारों के बारे में मैंने चर्चा किया था। जो मित्र पहला पार्ट नहीं देखे हैं उस पार्ट को आवश्यक रूप से आप देख लें, ताकि जो है आज के इस पार्ट में मैं आव्यूह का जो बचा खुचा पार्ट था वो बताते हुए मैं एक्सरसाइज के सवालों को आपको करा सकूं। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो आव्यूह के प्रकार, थोड़ी सी मैं बातों पहले पार्ट के प्रकार पर लेकर चलता हूं। उस पार्ट में मैंने 4 प्रकार को बता दिया था। 4 प्रकार में पहला प्रकार था स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह का मैंने बताया था कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। तो देखिए, ये स्तंभ का मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन है, तो इसमें एक स्तंभ है कि नहीं है, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह में इसकी कोटि लिखना हो, इस आव्यूह की कोटि अगर लिखना हो, कोटि हमेशा यहाँ पर लिखा जाता है। और कोटि लिखने का तरीका होता है, कोटि कोई पूछे तो कोटि लिखने का तरीका होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। किसी भी आव्यूह की कोटि लिखने के लिए इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद कीजिएगा। किसी भी आव्यूह की कोटि लिखने के लिए हम लोग पंक्ति गुणे स्तंभ करते हैं। तो आप बताएंगे कि स्तंभ का मतलब ऊर्ध्वाधर होता है और क्षैतिज का मतलब होता है पंक्ति। तो आप बताइए, स्तंभ आव्यूह मैंने बताया कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। तो इसमें तो एक ही स्तंभ है। जब एक स्तंभ है तो इसमें कई पंक्तियां हुई, तो पंक्तियां मतलब क्षैतिज लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, क्षैतिज लाइन 3 है और स्तंभ कितना है, 1 है। तो होता है कोटि कैसे लिखते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ। कितनी पंक्तियां इसमें हुई, 3, और स्तंभ कितने हैं, 1। तो ये रहा स्तंभ आव्यूह का परिभाषा और आव्यूह की कोटि लिखने का ये तरीका। कोटि हमेशा पंक्ति गुणे स्तंभ पर लिखते हैं। तो इसमें 1 स्तंभ था और 3 इसमें पंक्ति थी। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैंने आव्यूह के प्रकार में दूसरा इसका प्रकार मैंने बताया था पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, यानी एक क्षैतिज लाइन हो। क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन, क्षैतिज लाइन का मतलब पंक्ति और ऊर्ध्वाधर लाइन का मतलब स्तंभ। इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, तो उस आव्यूह को हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह का इसका अगर हम लिखना चाहे कोटि, तो पंक्ति आव्यूह को आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक ही पंक्ति है कि नहीं है। लेकिन स्तंभ देखिए, ऊर्ध्वाधर लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन कितना है, 3 है, और पंक्ति कितना है, 1 है। इसका मतलब कि हम इसका कोटि लिखना चाहें तो पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति कितना है, 1, स्तंभ कितना है, 3, ऊर्ध्वाधर लाइन 3 है और पंक्ति केवल 1 है। इसका मतलब कि इसकी कोटि क्या बन जाएगी, 1 × 3। फिर इसके बाद मैंने दोस्तों आप लोगों को एक बात और बताया था, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, तो उस आव्यूह को हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो पंक्ति देखिए, इसमें 1 पंक्ति और ये 2 पंक्ति। क्षैतिज लाइन कितनी है, 2 है। क्षैतिज लाइन क्या कहते हैं हम लोग, पंक्ति। तो इसमें 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2 पंक्ति होगी। या देखिए, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में अगर बराबर होंगे, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या करते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसकी कोटि लिखना चाहे तो पंक्ति गुणे स्तंभ, 2 को पंक्ति था और 2 क्या था, हमारा स्तंभ था। तो इस तरह से हमारा बन गया क्या, इसकी कोटि। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो है आव्यूह का प्रकार बताया था। आव्यूह का प्रकार चौथा यह था विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह जो है किसे कहते हैं, तो ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण को छोड़कर, ये इसका विकर्ण कहा जाता है, ये ऐसे विकर्ण कहा जाता है। ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के छोड़ के बाकी सभी अवयव क्या है, हमारे शून्य होते हैं। तो ये विकर्ण हमेशा इधर से नहीं लगाते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि केवल एक ही रहे तो भी तो विकर्ण आव्यूह है, क्योंकि मैंने बताया कि विकर्ण आव्यूह केवल विकर्ण को छोड़कर
बाकी सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो ऐसे अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। दोस्तों ये चीजें मैंने बहुत तेजी से बताया इसलिए है क्योंकि इसमें पार्ट 1 में मैंने इस चीजों को समझा रखा था। चलते हैं, आज का जो है हम लोग का जो टॉपिक है ये अवयव के प्रकार में 5वां प्रकार है। 5वां प्रकार क्या है इसको आप लोग देखेंगे ध्यान से। 5वां प्रकार अदिश अवयव, बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव का ये जो है हमारा मिला है। अदिश अवयव किसे कहते हैं? अभी मैंने विकर्ण अवयव बताया था कि ऐसा अवयव जिसमें केवल विकर्ण को छोड़कर, ये विकर्ण है हमारा, केवल विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव देखिए शून्य है कि नहीं है, 3 इधर शून्य है, 3 इधर शून्य है, बाकी ये विकर्ण वाला पार्ट जो है शून्य नहीं है। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं तो वैसे अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर, और ये अवयव चाहे कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। और ये हमारा था विकर्ण अवयव, ये भी एग्जाम्पल था। चलिए अदिश अवयव किसे कहते हैं हम लोग इसको देखते हैं। अदिश अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर तो वर्ग अवयव होता है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो अदिश अवयव का परिभाषा हम लोग कैसे देते हैं कि एक विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव मतलब समझ गए कि ऐसे अवयव जिसके विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं। तो मैंने बताया कि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि उसके विकर्ण के अवयव कितना हो, समान हो। अगर विकर्ण के अवयव समान है, देखिए अगर एक ये है तो इसका विकर्ण का अवयव ये है, दोनों आपस में समान है कि नहीं है, समान होना चाहिए। जबकि विकर्ण अवयव में अवयव समान होना ये निश्चित नहीं है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया कि विकर्ण अवयव में अवयव जो है समान नहीं भी रहेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अदिश अवयव में उनके विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, समान। अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 ही होना चाहिए। यानी ऐसा विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि उसके विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो। तो ये -1 है तो ये भी -1। एक और उदाहरण ले रहे हैं, देखिए इसका ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये विकर्ण समान है कि नहीं, बाकी सब शून्य है कि नहीं है। तो वह विकर्ण अवयव है लेकिन इसके अवयव क्या है, विकर्ण के अवयव समान है। और इसमें भी इसी टाइप का हम उदाहरण ले सकते हैं। इसमें एक ही बात है, तो विकर्ण भी हो सकता है। तो इसमें मैंने चाहा तो कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, कुछ भी। ये भी जो है हमारा अदिश अवयव का उदाहरण है। तो अदिश अवयव का उदाहरण जो है एक जो है अवयव वाला अवयव हो सकता है। अदिश अवयव का भी एक उदाहरण है और विकर्ण अवयव का भी एक अवयव वाला जो है अवयव उसका उदाहरण है। अगला इसका जो है पार्ट आता है 6वां, तस्मक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तस्मक अवयव क्या करता है, यह भी एक प्रकार का विकर्ण अवयव ही होता है। यानी एक वर्ग अवयव, ये हमेशा वर्ग अवयव होता है। और वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक होते हैं। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, एक होते हैं, तो उस अवयव को तस्मक अवयव कहते हैं हम लोग। तो जैसे में ये वर्ग अवयव है कि नहीं है, यानी पंक्ति की संख्या 3 पंक्ति है और 3 जो है इसमें स्तंभ है, तो ये हमारा वर्ग अवयव हो गया। इसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, एक होते हैं। तो ये हमारा याद रखेंगे, तस्मक अवयव के विकर्ण के सभी अवयव हमेशा क्या होते हैं, एक होते हैं। इसमें भी देखिए ये भी हमारा 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो वर्ग अवयव होगा कि नहीं, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, वर्ग अवयव को आगे जाएगा। तो ये भी हमारा जो है, और इसके अवयव कितना है, 1 है, तो तस्मक अवयव का उदाहरण है। और ये एक अगर बस केवल है तभी वो तस्मक अवयव का ही उदाहरण कहा जाता है। अगला आता है शून्य अवयव। शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी ऐसा अवयव को शून्य अवयव कहते हैं। शून्य रिक्त अवयव कहते हैं जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अंदर के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। तो देख रहे हैं कि हमारा जो है इसका अवयव शून्य है, इसमें दो जो है अवयव शून्य है, ये शून्य है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिसके सभी अवयव शून्य होंगे तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे अवयव के कुछ 6 टाइप का जो है प्रकार। आप लोग इसको जरूरी से समझेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको अवयव नहीं आएगा, क्योंकि आगे और भी चैप्टर बढ़ेगा। और मैं बहुत जल्द ही जो है वीडियो अपलोड करते करते इस चैप्टर को समाप्त करूंगा और आसानी की ओर बढ़ूंगा। 2-3 पार्ट और लगेगा, 3 या 4 पार्ट लगेगा, उसमें हम प्रयास करूंगा कि पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए। चलिए दोस्तों अगला हम लोग चलते हैं। अगला जो है हमारा है अवयवों की समानता, फिर इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। अवयवों की समानता, अवयवों की समानता लास्ट पॉइंट है थ्योरी। एक्सरसाइज 3.1 का थ्योरी का लास्ट पॉइंट है अवयवों
की समानता, अवयवों की समानता। इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत न हो। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की समानता। अवयवों की समानता का दो प्रतिबंध है कि दो अवयव समान तभी कहे जाते हैं, दो अवयव समान तभी कहे जाते हैं जब, नंबर एक, दो अवयव समान तभी कहे जाएंगे जब, नंबर एक, वो दोनों अवयव समान कोटि के हों। यानी पहला अवयव अगर 2x2 कोटि का है तो दूसरा भी 2x2 का होना चाहिए। अगर पहला 5x3 का है तो दूसरा भी 5x3 का ही होना चाहिए। तो कंडीशन हो गया कि वे समान कोटि के हों। दो अवयव समान तभी कहे जाएंगे जब वे दोनों क्या हो, समान कोटि के हों। पहला कंडीशन हो गया, पहला इसका प्रतिबंध हो गया, दो अवयव समान तभी कहे जाएंगे जब वे क्या हो, समान कोटि के हो। अगर पहला अवयव 10x3 कोटि का है तो दूसरा भी 10x3 कोटि का ही होना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा मैंने बताया कि उनके संगत अवयव आपस में क्या होने चाहिए, बराबर हो। उनके संगत अवयव भी बराबर हो, उनके संगत अवयव भी क्या हो, बराबर हो। मैंने बताया दोस्तों कि अवयव जो है, दो अवयव एक जो है समान तभी कहे जाएंगे जब वे समान कोटि के हों और संगत अवयव भी क्या हो, बराबर हो। ये टॉपिक एग्जाम्पल पर क्लियर हो जाएगा और यही हमारा जो है लास्ट है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग घबराएंगे नहीं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल यही है कि एक्स वाई टी जेड ये किस क्लास का जो है, किस कोटि का अवयव है। तो आप लोग खूब आराम से लिख सकते हैं कि ये जो है दो इसमें पंक्ति है और दो क्या है, स्तंभ, यानी 2x2 कोटि का है। और एक और है इसमें, तथा 2 2 0 3, ये हमारा अवयव ए इतना तथा इतना में एक्स वाई टी तथा जेड का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इतना तथा इतना में एक्स वाई था इतना का मान बताओ। दोस्तों आप बताएंगे, सबसे पहले ये नहीं दिएगा, ऐसा ही दिया रहेगा क्वेश्चन कि अवयव ये तथा ये में एक्स वाई टी तथा जेड का मान बताने के लिए हमसे कहेगा। तो आपको सबसे पहला चीज हल में आप पहले लिखेंगे, पहले अवयव को एक्स वाई टी और जेड, ये लिख दिया गया। दूसरे को भी लिख लेंगे 2 2 0 3। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे अवयव को चेक, इसकी कोटि को चेक करेंगे। इसमें दो पंक्ति है, दो स्तंभ है, इसका मतलब कि पंक्ति गुणे स्तंभ, 2x2 का भी अवयव है। इसको देखेंगे दो पंक्ति है, दो अवयव है, इसका मतलब ये भी 2x2 का है। यानी मैंने एक बात बताया कि दो अवयव समान तभी कहे जाते हैं जब उनके कोटि क्या हो, समान। इन दोनों की जब कोटि समान होगी इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, इसका मतलब संगत है, यानी एक्स का संगत 2 है, वाई का संगत 2 है, टी का संगत 0 है और जेड का संगत 3 है। इसका मतलब अतः सबका मान निकल जाएगा, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 2, टी बराबर 0 तथा जेड बराबर हमारा क्या निकल गया दोस्तों, जेड बराबर 3। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है आप लोगों को जो है अवयवों की समानता जो है समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि चैनल आगे बढ़े और मैं आपको वीडियो जो है लगातार अपलोड करता रहूँ। दोस्तों अगला चीज़ इसमें आ गया, एक चीज़ और नोट के तौर पर आप याद रखेंगे, अवयव का जो एक सांकेतिक रूप ऐसे भी होता है कि मान लीजिए कि अवयव को हमेशा अंग्रेजी के जो है बड़े अक्षर के द्वारा दिखाया जाता है, इसको A11 कहते हैं। इसका मतलब संकेत के रूप में पहला पंक्ति पहला स्तंभ का ये अवयव है A11, तो A12
A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये नोट मैंने क्यों दिया है इसको आप लोग समझेंगे। आप लोग इसको इसका आप लोग नाम क्या देंगे, इसका नाम देने के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो भी अंक आएगा वो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव होगा। A11 पहला पंक्ति गुणे स्तंभ, याद रखेंगे पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पहला पंक्ति यानी पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का यह अवयव है। इसका मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ, दूसरा पंक्ति, देखिए दूसरा पंक्ति है और दूसरा स्तंभ का यह अवयव है। यहाँ पर आ जाइए A33 पंक्ति गुणे स्तंभ, तीसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ का अवयव है कि नहीं है। आप लोग इस तरह से इसको पकड़ सकते हैं। तो ये रही बातें। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारा पूरा मैंने जितना थ्योरी बताया है पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो आपको पूरी की पूरी जो है कहानी जो है समझ में आ जाएगी। अब हमारा रहा एक्सरसाइज का प्रश्न। एक्सरसाइज का प्रश्न क्या दिया हुआ है कि इसमें प्रश्न नंबर 1 समझ जाएंगे, सवाल को घर पर लगाएंगे। सॉरी, कोचिंग की यादें आ जाती है थोड़ी सी। तो दोस्तों यहाँ पर आव्यूह A बराबर सवाल दिया है आव्यूह A बराबर 2 5 19 - 17 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए नंबर 1 आव्यूह की कोटि, नंबर 2 अवयवों की संख्या, नंबर 3 अवयव A13 कामा A21 कामा A33 कामा A24 कामा A23, इन सब का मान हमको निकालना है। तो ये हमारा सवाल दे दिया गया है। प्रश्न में पहला एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न में पहला दे दिया है कि आव्यूह A बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए नंबर 1 आव्यूह की कोटि, नंबर 2 अवयवों की संख्या, नंबर 3 A13 A21 A33 A24 और A23। दोस्तों इसका हल देखते हैं। पहली बात, पहला का हल हम लोग करते हैं, पहले पार्ट का। आप लोग सवाल हल करते समय कम से कम इस आव्यूह को जरूर एक बार लिख लीजिएगा, A बराबर इतना, तब जाके इसके बाद करेंगे प्रश्न मत, जैसे ऐसे लिख लेंगे। आप लोग लिख दे रहे हैं, हम घबराने की आपकी जरूरत नहीं है, हर एक चीज आपको बता दी जाएगी। यहाँ पर 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17, ऐसे आप लोग लिख लेंगे ये हल में। फिर इसके बाद नीचे प्रश्न में पहला का हल। प्रश्न में पहला क्या कहा है हमसे कि आव्यूह की कोटि लिखिए, आव्यूह की कोटि। आप लोग बताएंगे आव्यूह की कोटि लिखने के लिए एक की पॉइंट हमेशा आप लोग याद रखना है, क्या पंक्ति गुणे क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। आप बताएंगे पंक्ति क्षैतिज लाइन होता है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो पंक्ति कितना हो गया 3, बीच में क्रॉस है तो क्रॉस लगा देंगे। स्तंभ गिन लेते कितना है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। तो आव्यूह की कोटि क्या निकल गई हमारी, आव्यूह की कोटि हमारी निकल कर आ गई सामने कितना 3 × 4। ये पहला का आंसर हमारा मिल गया। दूसरा हमारा कैसे निकलेगा, दूसरा क्वेश्चन कहा है कि अवयवों की संख्या। दूसरा का हल हमारा ये है अवयवों की संख्या। मैंने बताया था कि अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं कि जो हमारे आव्यूह की कोटि होती है उसी को गुणा करते हैं, उससे जो संख्या प्राप्त होती है उसी को अवयव की संख्या कहते हैं। 3 × 4 बराबर 5 4 3 12, इसका मतलब 12 ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयव की संख्या हमारा कितना निकल गया? 12। 12 है कि नहीं है? तीसरा सवाल इसका महत्वपूर्ण, यहीं पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों। तीसरा सवाल, तीसरा का हल आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे। अभी मैंने एक नोट मैंने स्टार पॉइंट लास्ट में बताया था कि A31 ये है पंक्ति, हमको पहला निकालना है A13 इसकी वैल्यू निकालना है। आप लोग एक बात यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, A13 जब A13 है इसका मतलब पहला पंक्ति तीसरा का स्तंभ, पहला पंक्ति गुणा स्तंभ होता है, याद रखेंगे। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति क्या है हमारा? पहला पंक्ति ये है। चौथा स्तंभ क्या है? तीसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन सा अवयव आया है? पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ में क्या आया है हमारा? 19। तो A13 का मान कितना आ गया? 19। इसी तरीके से दोस्तों आते हैं A21 में। तो A21 क्या है हमारा? पहला दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति क्या है हमारा? ये दूसरा पंक्ति है और स्तंभ कौन सा है? पहला, यानी 35। A21 का मान कितना गया? 35। फिर इसके बाद क्या है? A33 का मतलब कि तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पे चलते हैं। तीसरा पंक्ति हमारा ये है, ठीक। तीसरा पंक्ति, चौथा स्तंभ का है? तीसरा। तो तीसरा स्तंभ हमारा ये है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ में क्या दिया है? तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ में -5। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला का दिया है A24 पर हम लोग चलते हैं, यानी पंक्ति दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। दूसरा पंक्ति क्या है हमारा? दूसरा पंक्ति, ये हमारा दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ है, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 12। फिर इसके बाद A23 इसकी वैल्यू निकालना होगा। तो A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति हमारा ये है, तीसरा स्तंभ 5/2। ये रहा हमारा इन सब का आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन में 3 पार्ट हमारा दिया था, जिसको मैंने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों की बातें समझ में भी आ गई होगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने की स्थिति है, इसलिए दोस्तों आप लोग घबराएंगे नहीं, सवालों को करेंगे। मैं अगला पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगा। पहले आप लोग एक काम जरूर करें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कराएं ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। लाइक करें, कमेंट करते रहें, ताकि मैं आप लोगों को हर संभव हर एक समय आपको वीडियो जो है अपलोड करता रहूं और आप लोग उसको देखते जाएं। उम्मीद दिलाता हूं कि आपको एक भी जो है चीज़ें यहाँ की बताई गई जो है आपको जो है ऐसा नहीं होगा कि जो ना समझ में आए। हर एक चीज़ को मैं बताऊँगा और आपको कहीं से कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों प्लीज़ करके जो है सब्सक्राइब को जो है आप लोग बढ़ाएं, जो है लाइक कमेंट और व्यूज़ को आप लोग बढ़ाएं, ताकि जो है मैं और अच्छे से वीडियो को अपलोड करूं। और साथ ही साथ जो है मैंने एक बात आप लोग से ज़रूर बोला था कि आप ही लोग के भरोसे सब चलता है। आप लोग जो है आप ही लोग की वजह से शायद मैं इस कंडीशन में खड़ा हुआ हूं। तो आप लोग जो है जितना हेल्प करेंगे उतना आप लोग को मैं ज्ञान दूंगा, मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।